हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विथ जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 2 जनवरी 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो पहले हम लोग पिछले दिन यानी 1 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें कल हम लोगों ने पढ़ा था हाल ही में सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो विपुल कुमार यह सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 11वें सीजन का खिताब किसने जीता है? तो इसे हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है। किस राज्य सरकार ने भाषा बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इस प्लेटफॉर्म को गुजरात राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है। हाल ही में लक्ष्य सेन ने किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। हाल ही में पैंगोंग झील के किनारे किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पैंगोंग झील के किनारे स्थापित की गई है, जो लद्दाख में स्थित है। हाल ही में किसने 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर इतिहास रच दिया है? तो काम्या कार्तिकेयन ने अभी हाल ही में 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची पर चढ़कर इन्होंने इतिहास रचा है। किस राज्य ने 2024 सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो इसे केरल ने जीता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बैंक के पूर्व चीफ रोड्रिगो राटो को भ्रष्टाचार मामले में कितने साल के लिए जेल की सजा सुनाई गई है? तो इन्हें 4 साल के लिए जेल की सजा सुनाई गई है। विवाद से विश्वास योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह कराधान क्षेत्र से संबंधित है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने नक्सलियों के सरेंडर के लिए नई पॉलिसी लागू की है? तो इसका सही विकल्प है बी। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलियों के सरेंडर के लिए नई पॉलिसी लागू की है, जिसमें सरेंडर करने पर नक्सलियों को हर महीने 10,000 की आर्थिक सहायता और रहने के लिए घर, मकान और रोजगार से जुड़े संसाधन भी दिए जाएंगे। और फ्रेंड्स, इस पहल का उद्देश्य नक्सलियों को मुख्य धारा में लाकर शांति स्थापित करना है। अच्छा फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ के बारे में भी जान लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 में हुई थी। यहाँ की राजधानी रायपुर है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई हैं। यहाँ के वर्तमान राज्यपाल श्री रमेन डेका हैं। यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या टोटल 11 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है। विधानसभा सीटों की संख्या 90 है। और यहाँ पर कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो 33 है। और फ्रेंड्स, अरुण देव यह अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के नए डीजीपी बने हैं। और छत्तीसगढ़ की राजकीय भाषा क्या है? तो छत्तीसगढ़ी है। और यह भी आप लोग जानते रहे फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ 1,35,194 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के साथ यह 9वां सबसे बड़ा राज्य है। और छत्तीसगढ़ देश के बाकी हिस्सों को बिजली, कोयला और स्टील प्रदान करता है। और इसकी अगर सीमा की बात करें फ्रेंड्स, यानी किन किन राज्यों से इनकी सीमा लगती है, तो यह उत्तर प्रदेश और झारखंड पूर्व में, उड़ीसा दक्षिण में, तेलंगाना और पश्चिम में, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से घिरा है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2 जनवरी से 26 जनवरी 2025 तक संस्कृति उत्सव की घोषणा की है? तो इसका सही विकल्प है सी। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 जनवरी से 26 जनवरी 2025 तक संस्कृति उत्सव की घोषणा की है। और यह आयोजन राज्य के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में किया जाएगा। और अगर इसके उद्देश्य की बात करें फ्रेंड्स, तो विभिन्न कला रूपों में
प्रतिभा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और इस कार्यक्रम की थीम की बात करें तो उत्तर प्रदेश पर्व, हमारी संस्कृति हमारी पहचान है, यह इस कार्यक्रम की थीम है। अच्छा फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवाइज कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में आरजे शंकरा आई अस्पताल का उद्घाटन किया है। सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया। सोनभद्र पुलिस लाइन को अंतर्राष्ट्रीय ISO प्रमाणन प्राप्त हुआ। शंख एयर उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन बनेगी। एशियाई किंग वल्चर के लिए विश्व का पहला संरक्षण केंद्र महाराजगंज में शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2024 का आयोजन यह ग्रेटर नोएडा में किया गया। देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय, वैदिक 3D संग्रहालय, यह दोनों वाराणसी में इसका निर्माण किया जाना है। डॉक्टर संपूर्णानंद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में किया। और दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के उमराह क्षेत्र में किया है। अच्छा फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के बारे में भी जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 में हुई थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ का राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस है। यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। यहाँ पर कुल जिले 75 हैं। कुल मंडलों की संख्या यहाँ पर 18 है। और ये फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश राज्य का मैप। अगला प्रश्न है, हाल ही में के विजयानंद किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पार्ट कवर कर लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने के विजयानंद को राज्य सरकार का मुख्य सचिव नियुक्त किया है। और बात करें फ्रेंड्स, इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो उन्होंने वर्तमान मुख्य सचिव नीरव कुमार प्रसाद की सेवानिवृत्ति के बाद इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। और विजय कुमार फ्रेंड्स यह 1992 बैच के IAS अधिकारी हैं और फरवरी 2022 से आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। और वह अप्रैल 2023 से AP ट्रांसको यानी आंध्र प्रदेश ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी CMD के रूप में भी कार्यरत हैं। अच्छा फ्रेंड्स, 2024 में जितने भी मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं उन सबका हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो राजेश कुमार सिंह यह रक्षा सचिव बने। गोविंद मोहन गृह सचिव बने। TB सोमनाथ कैबिनेट सचिव बने। विक्रम मिस्त्री विदेश सचिव बने। तुहिन कांत पांडे वित्त सचिव बने। विक्रम देवदत्त यह कोयला मंत्रालय के सचिव बने। शारदा मुरलीधरन केरल के मुख्य सचिव बने। श्री संदीप पौंड्रिक इस्पात मंत्रालय के सचिव बने। और उड़ीस चावला यह वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव बने। यह फ्रेंड्स अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। गार्गी कौल यह रक्षा वित्त सचिव बने। KAP सिन्हा पंजाब के मुख्य सचिव बने। धर्मेंद्र कुमार दिल्ली के नए मुख्य सचिव बने। अमृतलाल मीणा बिहार के नए मुख्य सचिव बने। अजित डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने। TB रविंद्रन उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने। अनंत नागेश्वर मुख्य आर्थिक सलाहकार बने। अजय कुमार सूद यह प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बने। अगला प्रश्न है, कन्याकुमारी में भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो देश का पहला समुद्री ग्लास ब्रिज तमिलनाडु के कन्याकुमारी के तट पर बनकर तैयार हो गया है और यह पुल 77 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है। और ब्रिज के बनने से टूरिज्म कन्याकुमारी के तट पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल से सीधे 133 फीट ऊंची तिरुवल्लुवर प्रतिमा तक पहुंच सकते हैं। और यह भी आप लोग जानते रहे फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट पर टोटल 37 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और यह भी आप लोग जानते रहिए, भारत का पहला बायो बिटुमिन राजमार्ग का उद्घाटन महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया। भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में किया गया। कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश जॉर्डन बना। इंग्लिश चैनल पार करने वाले सबसे युवा एवं तीव्र तैराक जिया राज बने। देश का पहला राइस ATM
यह उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थापित किया गया। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट मोहना सिंह बनी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में किया गया। देश की पहली नाइट सफारी कहाँ बनाई जाएगी? तो यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसको बनाई जाएगी। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? तो सिद्धार्थ अग्रवाल बने हैं। और सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव गुजरात का मसाली गांव बना। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात है। आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला देश का पहला राज्य नागालैंड है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कोलकाता में की गई। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन उड़ीसा के संबलपुर में किया गया। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत बेंगलुरु में की गई। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन हरियाणा के सोनीपत में किया गया। ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य बिहार है। भारत ने पहला मधुमेह बायोबैंक यह चेन्नई में स्थापित किया। भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक यह IIT मद्रास के द्वारा तैयार किया गया। BSF की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी हैं। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे यह नई दिल्ली में खोला गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR रिपोर्ट के अनुसार 931 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू यह देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सबसे कम संपत्ति वाली मुख्यमंत्री हैं। उनके पास महज 15 लाख रुपए की संपत्ति है। और फ्रेंड्स, एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR की बात करें तो यह भारत में एक गैर राजनीतिक संगठन है और इसकी स्थापना 1999 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और अगर इसके संस्थापक की बात करें फ्रेंड्स, यानी इसके संस्थापक कौन थे, तो त्रिलोचन शास्त्री, जगदीप S छोकर और अजित रानाडे इसके संस्थापक थे और यह संगठन राजनीतिक सुधारों पर फ्रेंड्स काम कर रहा है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग देश के टॉप 10 अमीर मुख्यमंत्रियों को डिस्कस कर लेते हैं। तो चंद्रबाबू नायडू ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और इनकी कुल संपत्ति 931 करोड़ रुपए है और इस लिस्ट में ये पहले स्थान पर हैं। प्रेमा खांडू ये अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और इनकी कुल संपत्ति 332 करोड़ रुपए है और यह इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। सिद्धारमैया यह कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं और इनकी कुल संपत्ति 51 करोड़ रुपए है। नेफ्यू रियो यह नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं और इनकी संपत्ति 46 करोड़ रुपए है और यह इस लिस्ट में चौथे स्थान पर है। मोहन यादव यह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और इनकी कुल संपत्ति 42 करोड़ रुपए है और यह इस लिस्ट में 5वें स्थान पर है। N रंगासामी यह पुडुचेरी के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और इनकी कुल संपत्ति 38 करोड़ रुपए है और यह इस लिस्ट में 6ठे स्थान पर हैं। रेवंत रेड्डी यह तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और इनकी कुल संपत्ति 30 करोड़ रुपए है और यह इस लिस्ट में 7वें स्थान पर हैं। और हेमंत सोरेन यह झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और इनकी संपत्ति 25 करोड़ रुपए है। हेमंत बिश्वा शर्मा यह असम राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और इनकी टोटल संपत्ति 17 करोड़ रुपए है। और कोनराड संगमा यह मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और इनकी टोटल संपत्ति 14 करोड़ रुपए है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग देश के सबसे कम संपत्ति वाले 10 मुख्यमंत्रियों को डिस्कस कर लेते हैं। तो ममता बनर्जी यह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और इनकी कुल संपत्ति 10 लाख रुपए है। उमर अब्दुल्ला यह जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं और इनकी संपत्ति 55 लाख रुपए है। पिनाराई विजयन यह केरल के मुख्यमंत्री हैं, इनकी संपत्ति 1 करोड़ 18 लाख रुपए है। आतिशी यह दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं और इनकी संपत्ति 1 करोड़ 41 लाख रुपए है। भजन लाल शर्मा यह राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और इनकी संपत्ति 1 करोड़ 46 लाख रुपए है। N बीरेन सिंह यह मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं और इनकी संपत्ति 1 करोड़ 47 लाख रुपए है। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, इनकी संपत्ति 1 करोड़ 54 लाख रुपए है।
नीतीश कुमार जो बिहार राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, इनकी संपत्ति 1,64,00,000 रुपए है। भगवंत मान जो पंजाब राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और इनकी संपत्ति 1,97,00,000 करोड़ रुपए है। मोहन चरण मांझी जो ओडिशा राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और इनकी संपत्ति 1,97,00,000 रुपए है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन CR450 प्रोटोटाइप का अनावरण किया है? तो इसका सही विकल्प है सी। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो हाल ही में चीन ने हाई स्पीड बुलेट ट्रेन के अपडेट किए हुए मॉडल का अनावरण किया, जिसकी गति 450 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंच सकती है और जिसके साथ ही यह दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन बन गई है। और इस ट्रेन मॉडल को नाम CR450 प्रोटोटाइप दिया गया है। अच्छा फ्रेंड्स, वर्तमान में सेवा में मौजूद CR400 फॉक्सिंग हाई स्पीड रेल से काफ़ी तेज है, जो 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो एशिया में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन चीन में शुरू हुई गई थी। भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा की जींद से सोनीपत के बीच चलेगी। दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन 16 सितंबर सन 2018 को कोराडिया आईलिंक जर्मनी में चली थी। अगला प्रश्न है, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो भारत ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी करेगा, जिसमें राइफल, पिस्टल और शॉट गन इवेंट शामिल होंगे। यह फ्रेंड्स पहली बार है जब यह आयोजन भारत में किया जाएगा। और इससे पहले भी फ्रेंड्स भारत 2023 में भोपाल में सीनियर वर्ल्ड कप और इसी साल ISSF वर्ल्ड कप फाइनल जैसी प्रमुख ISSF प्रतियोगिताओं की मेजबानी की थी। अच्छा फ्रेंड्स, ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष लुसियानो रोसी हैं। इसका मुख्यालय जर्मनी के म्यूनिख में स्थित है और इसमें सदस्यों की संख्या इस वर्तमान में 150 है। और ये भी आप लोग जानते रहिए, यह शूटिंग के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। ISSF विश्व कप फाइनल हर 2 साल में आयोजित किया जाता है और नई दिल्ली ने 2017 और 2024 में ISSF विश्व कप फाइनल की मेजबानी की है। अगला प्रश्न है, तमु ल्योसार पर्व किस देश में मनाया जा रहा है? तो इसका सही विकल्प है सी। आइए डिटेल में जानते हैं फ्रेंड्स। तो गुरुड़ समुदाय तमु ल्योसार मनाता है, जो नए वर्ष का स्वागत और पिछले वर्ष को विदाई देने का अवसर है। यह त्योहार नेपाल के पहाड़ी और पर्वतीय जिलों जैसे लमजुंग, गोरखा, तनहु और अन्य में मनाया जाता है। और तमु ल्योसार नेपाली महीने के पुष यानी फ्रेंड दिसंबर के लास्ट महीने से और जनवरी 15 तारीख तक इसको मनाया जाता है और इस दिन सार्वजनिक अवकाश भी होता है। अच्छा फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमारा नेपाल देश से संबंधित था, तो हम लोग नेपाल देश के बारे में भी जान लेते हैं। तो बात करें नेपाल की स्थापना कब हुई थी? 25 सितंबर 1768 ईस्वी में हुई थी। नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो काठमांडू है। नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो रामचंद्र पौडेल हैं। नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो KP शर्मा ओली हैं। नेपाल की मुद्रा क्या है? तो रुपया नेपाल की मुद्रा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में, वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को शांति और साझाकरण के वैश्विक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और फ्रेंड्स 2025 में इस दिवस की थीम की अगर बात करें तो एक साथ हम समृद्ध होते हैं, हमारे वैश्विक संबंधों का जश्न मनाते हुए। यह फ्रेंड्स इस दिवस यानी 2025 की थीम है और यह पहली बार वर्ष 2000 में 1 जनवरी को मनाया गया था। तब से नए साल के पहले दिन को हर साल वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन को पूरा विश्व एक परिवार के रूप में इस दिवस को मनाता है। अच्छा फ्रेंड्स, दिसंबर महीने में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उन सभी दिवसों के साथ हम लोग थीम को भी डिस्कस कर लेते हैं।
और फ्रेंड्स इसका रिवीजन हम लोग 2 दिन लगातार करेंगे, यानी आज और कल। इसके बाद 4 जनवरी से हम लोग इस महीने यानी जनवरी महीने का पर डे रिवाइज करेंगे। ओके, तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं। तो विश्व एड्स दिवस ये 1 दिसंबर को मनाया गया और विषय क्या रहा? तो सही रास्ता अपनाएं, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार इस दिवस का विषय था। 1 दिसंबर 2024 को ही सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का 60वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया। और विषय की बात करें फ्रेंड्स, तो स्वच्छ वायु, हरित पृथ्वी, सतत जीवन की ओर एक कदम, यह इस वर्ष की विषय थी। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया और विषय क्या रहा? तो एक समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए विकलांग व्यक्तियों के नेतृत्व को बढ़ावा देना इस दिवस का विषय था। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया और थीम क्या रहा? तो नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से ताकत और शक्ति, यह इस दिवस की थीम थी। 4 दिसंबर को विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया और थीम क्या रहा इस दिवस का? तो विविध स्वयंसेवक मजबूत समुदाय, यह इस दिवस की थीम थी। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया। थीम क्या थी? तो मिट्टी की देखभाल, मापें, निगरानी करें, प्रबंधन करें, यह इसकी थीम थी। 7 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस मनाया गया और थीम क्या थी इस दिवस की? तो भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के साथ एकजुट होना, कल की अखंडता को आकार देना, यह इस दिवस की थीम थी। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार, पीड़ित स्मरण और रोकथाम दिवस के रूप में मनाया गया। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया गया और थीम क्या थी? तो हमारे अधिकार हमारा भविष्य भी, यह इस दिवस की थीम थी। 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया गया। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया गया। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया और थीम क्या थी इस दिवस की? तो अस्थायित्व को बढ़ावा देना, प्रत्येक वाट मायने रखता है, यह इस वर्ष की थीम थी। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया। 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस के रूप में मनाया गया। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। 18 दिसंबर को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया गया। 19 दिसंबर को गोवा दमन और द्वीप मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया गया। 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया गया। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया और थीम क्या थी इस दिवस की? तो वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच, यह इस वर्ष की थीम थी। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया गया। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया गया और थीम क्या थी इस दिवस की? तो वीरता इस दिवस की थीम थी। 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया गया। 28 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस मनाया गया। 30 दिसंबर को राष्ट्रीय संकल्प योजना दिवस मनाया गया। तो इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं फ्रेंड्स आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। आप लोग वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे वीडियो का कंटेंट पसंद आया होगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।